हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी टेक पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आपका जो टॉपिक है अम्ल, क्षार एवं लवण यानी कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इससे रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे। ठीक है, इस वीडियो से जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे आपका 100% गारंटी है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे। ठीक है, इससे क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे और एक से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, तो ध्यान रखिएगा। इस वीडियो से आपके ज़रूर क्वेश्चन आएंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊंगा। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बस वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, तो भाई सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और यह चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, आप सभी लोग विजिट कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग सब्सक्राइब करें। ठीक है, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, FeCl3 का जेली विलयन होता है। आपको बताना है कि जो FeCl3 होता है इसका एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे भी ध्यान देंगे, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोल रहा हूँ। आपको बताना है कि FeCl3 का व्हाट इज़ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ FeCl3। ठीक है, FeCl3 का एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। तो FeCl3 का एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है 0.001 HCl विलयन का pH मान क्या है। और यह 100% गारंटी है कि इससे यह क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, हालांकि उसमें यह चेंज कर सकता है लेकिन ज़्यादा चेंजेस नहीं करेगा, आप लोग लगा लेंगे अगर ये क्वेश्चन जान लेंगे तो। मैं आपको दो क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कैसे निकालते हैं। ठीक है, दो क्या मैं 3 बता दूंगा ताकि आप लोग आसानी से निकाल लें। तो आपको इसका pH मान निकालना है 0.0001 का MHCl का, और इसमें निकालना है 0.0001 MnOH का। तो pH मान आई होप आप सभी लोगों को निकालने आता होगा। अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ठीक है, कैसे निकालते हैं pH मान। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं pH वैल्यू कैसे निकालते हैं। सबसे पहले 0.0001 MHCl का निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, तो HCl में हमारा H+ कितना दिया है, इतना दिया है ना, इतना देखिए यहाँ पर दिया है, इतना दिया है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁴ लिख सकते हैं। अरे 0.0001 है तो पॉइंट को इधर करेंगे तो -10⁻⁴ लिख ही सकते हैं, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10⁻⁴ लिख दिया है हम लोगों ने। अब pH मान निकालने का फार्मूला याद रखिएगा, इसको तो आपको रटना पड़ेगा। रटना क्या पड़ेगा, आप जब बार बार क्वेश्चन को लगाएंगे तो खुद ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, pH मान निकालते कैसे हैं, pH मान निकालने का फार्मूला होता है -log H+। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो H+ आपका इसमें क्या है, 10⁻⁴ है, निकाल लिया हम लोगों ने यहाँ से 10⁻⁴ निकाल लिया है। ठीक है, तो देखिए इसमें फार्मूले में पुट कर दीजिए -log, और H+ की वैल्यू कितनी है 10⁻⁴। यहाँ से आपका जो -4 है ये आगे आएगा, log की प्रॉपर्टी से होता है ना, क्या होता है log A⁻m जो होता है तो क्या होता है m आगे आ जाता है, यानी कि m log A हो जाता है। तो इसी तरीके से -4 ऊपर है तो -4 आगे आया जाएगा, तो माइनस पहले से है और -4 × log 10 इस तरीके से होगा। तो -4 +4 हो जाएगा, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, log 10 की वैल्यू कितनी होती है। यहाँ +4 हो जाएगा और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से आपका 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यह माइनस और माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा, और log 10 की वैल्यू बहुत ही लोगों को याद होगी, बहुत ही पॉपुलर होता है यह क्वेश्चन। ठीक है, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, log 0 की वैल्यू कितनी होती है। तो log 10 की वैल्यू अगर नहीं भी पता है तो याद कर लीजिए, log 10 की वैल्यू 1 होती है, और 1 का जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ से आपका राइट आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, बहुत ही देखिए ईजी तरीके से आपको मैंने बता दिया। यह फार्मूला होता है, यह दिया गया है, यह क्या है H+ का वैल्यू है, H+ की वैल्यू इतनी है, हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर लिया 10⁻⁴ में। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, log H+ की वैल्यू रखेंगे 10⁻⁴, -4 आगे आएगा, log 10 यहाँ से -4 और +4 × log 10 की वैल्यू 1, यहाँ से आपका 4 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसका pH मान आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B 4। समझ में आया। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अगला है फिर से pH मान निकालना है, तो इसका भी pH मान निकाल लेते हैं। तो देखिए इसका pH मान कैसे निकालेंगे, सेम उसी फार्मूले पर निकालेंगे। आपको इतना बड़ा कैलकुलेशन देख के डर लग रहा होगा, लेकिन बहुत ईजी है। निकालना इसका है
NaOH में, तो यहाँ पे क्या देता है, NaOH क्या देता है, OH देता है। और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, इतनी दी गई है। तो यहाँ पे 10⁻⁻4 निकल गया। क्या निकला है, उसमें H+ निकला था, लेकिन इसमें OH- का है वैल्यू। ध्यान रखिएगा, उसमें H+ की वैल्यू थी, लेकिन इसमें H किसी है, OH- की वैल्यू है। अब यह टोटल वैल्यू कितनी होती है, H+ और OH- की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻14 होती है। ठीक है, यहाँ से हमको किसकी वैल्यू पता है, वैल्यू हमको पता है, OH- की वैल्यू पता है। इसकी वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो देखिए OH- की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 10⁻⁻4, और H+ ऐसे ही रहने देंगे, और इज इक्वल टू उतना है ही, 10⁻⁻14 पूरा होता है। यहाँ से H+ की वैल्यू निकालेंगे तो 10⁻14 अपॉन 10⁻4 हो जाएगा। यहाँ से आपकी H+ की वैल्यू आ गई। कितनी वैल्यू आई है, 10⁻−10। तो उसमें H+ दे दिया था हम लोगों ने, इसमें H+ निकाला है। उसमें H+ दे दिया गया था, इसमें हम लोगों ने H+ निकाला है। जैसे ही H+ निकल गया तो हमको pH मान का फार्मूला पता है, -log H+, यही होता है ना फार्मूला, जो रखेंगे -log H+ की वैल्यू 10⁻−10, फिर से -10 आगे आएगा, यहाँ से +10 हो जाएगा। ठीक है, और log 10 की वैल्यू अगेन कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ से आपका +10 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसका भी pH मान निकल गया। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C 10। ठीक है, थर्ड का ऑप्शन नंबर C है 10। तो इस तरीके से इसका भी pH मान निकाल लेंगे, बहुत ही ईजी था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है। यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एसिड और बेस दोनों की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, दोनों एसिड और बेस दोनों होता है, एक तरीके से जान लीजिए, इंग्लिश वाले बच्चे भी जान लीजिए कि इनमें से कौन सा जो एसिड और बेस दोनों होता है। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि एसिड बेस कौन दोनों होता है इसमें से। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसकी 99% गारंटी है कि आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। अगर इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएगा तो इसकी 99% गारंटी है कि यह क्वेश्चन आ सकता है। क्या है कि आपका अम्ल एवं क्षार दोनों कौन होता है, यानी कि एसिड और बेस दोनों कौन होता है। तो कौन होता है, H2 होता है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि H2 होता है, और H2 क्यों होता है मैं ये भी बता देता हूँ। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश वाले बच्चों को बता रहा हूँ, H2O जो होता है एम्पोटेरिक बिहेवियर शो करता है। ठीक है, एम्पोटेरिक बिहेवियर शो करता है क्यों, क्योंकि यह एसिड और बेस दोनों होता है। कैसे एसिड और बेस दोनों होता है, देखिए H2 है ना, तो कभी कभी ये रिएक्शन में H+ डोनेट कर देता है, H+ डोनेट कर देता है, और कभी कभी रिएक्शन में क्या करता है, H+ एक्सेप्ट कर लेता है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि जो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अनुसार अगर आप देखेंगे तो जो H+ को डोनेट करता है वह एसिड होता है, जो H+ को एक्सेप्ट करता है वह क्या होता है, तो बेस होता है। ठीक है, तो यह H+ डोनेट भी करता है, H+ एक्सेप्ट भी करता है, यानी कि एसिड और बेस दोनों की तरह व्यवहार कर रहा है। यानी कि यह क्या हो जाएगा, एम्पोटेरिक बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि H2O जो होता है एम्पोटेरिक बिहेवियर शो करता है, यानी कि हिंदी में इसको बोलें तो उदासीन ऐसे करके कुछ बोला जाता है, हिंदी मुझे पता नहीं इसका। ठीक है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, H2O एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है, यानी कि अम्ल क्षार दोनों होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि H2O एम्फोटेरिक बिहेवियर क्यों शो करता है, क्योंकि अम्ल क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, और इसका आंसर भी हो जाएगा H2O क्यों, क्योंकि पूछा था कि कौन सा अम्ल एवं क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो हमेशा याद रखिएगा, मैं इस क्वेश्चन को बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है, NaOH एक प्रबल क्षार है क्योंकि। अब बताइए कि NaOH एक प्रबल क्षार है क्योंकि। तो सबसे पहले आप यही जान लीजिए कि NaOH क्षार है कि नहीं, तब ना बात करेंगे कि प्रबल क्षार है, दुर्बल क्षार है। ठीक है, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है, बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं कि बेस है कि नहीं है। तो NaOH होता है आपका, और आपको पता है कि जो एक्वा सॉल्यूशन में OH- देते हैं वो आपके बेस होते हैं, यानी कि क्षार होते हैं। जो H+ देते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। यही ना, कि जो जेली विलियन में जो H+ देते हैं वो एसिड होते हैं, और जो OH- देते हैं वो बेस होते हैं। यानी कि एक्वा सॉल्यूशन में जो H+ देते हैं वो एसिड होते हैं, और जो OH- देते हैं वो बेस होते हैं। किसके अनुसार, तो आर्हेनियस के अनुसार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस जो H+ देते हैं जेली विलियन में एक्वा सॉल्यूशन में वो एसिड होते हैं, जो OH- देते हैं वो बेस होते हैं। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन तैयार हो गया, किसके अनुसार, तो आर्हेनियस के अनुसार। अब देखिए NaOH जब आप इसको पानी में घोलेंगे, जेली विलियन जब इसका निकालेंगे, जेली विलियन में घोलेंगे, एक्वा सॉल्यूशन में जब इसको डालेंगे, तो यहाँ से क्या टूटेगा, यहाँ से किस में टूटेगा, या किस में ब्रेक होगा, तो NaOH जो होता है आपका Na प्लस OH- में ब्रेक होगा। और मैंने आपको अभी बताया जो OH- देंगे वो आपके बेस होंगे। ठीक है, जो OH- देंगे वो आपके बेस होंगे। तो यहाँ से तो क्लियर हो गया कि NaOH जो है एक क्षार है, यानी कि बेस है। अब प्रबल है कि दुर्बल है, आपको यह बताना है।
तो जानते हैं आप NaOH क्या होता है, आयनीकृत हो जा रहा है। जब आप इसको जेल में घोल रहे हैं, जेली विले निकाल रहे हैं, एक्वा सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, तो अपने आयनों में भी टूट जा रहा है, टूट ही रहा है ना। देखिए Na+ और सॉरी हाँ Na+ और OH- में टूट रहा है, यानी कि आयन में टूट रहा है ना। Na+ आयन, OH- आयन अपने आयनों में टूट रहा है, यानी कि यह क्या है, आयोनाइज हो जा रहा है। इट आयोनाइजेस अ लॉट, इसका राइट आंसर है इट आयोनाइजेस अ लॉट। यह एक बहुत ही आयनीकृत होता है, यह बहुत ही आयोनाइजेबल होता है, ठीक है, इसीलिए यह एक प्रबल क्षार होता है। तो एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हुआ कि जो भी आयोनाइजेबल होंगे बहुत ज़्यादा, वह एक स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, ठीक है। अगला है, यदि एक बहुक्षारकीय अम्ल किसी क्षार द्वारा आंशिक रूप से उदासीन होता है तो इसे क्या कहते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान देंगे। इफ़ अ ग्रोविंग एसिड इज पार्शियली इनडिफरेंट बाई एनी एल्काइली देन व्हाट डज इट से, ठीक है। इफ़ अ ग्रोइंग एसिड इज पार्शियली इनडिफरेंट बाई एनी एल्काइली देन व्हाट डज इट से, उसको क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अम्लीय लवण, यानी कि एसिडिक सॉल्ट कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इफ़ अ ग्रोइंग एसिड इज पार्शियली इनडिफरेंट बाई एनी एल्काइली देन व्हाट इज से, तो एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। यदि एक बहुक्षारकीय अम्ल किसी क्षार द्वारा आंशिक रूप से उदासीन होता है तो इसे हम लोग अम्लीय लवण कहते हैं, एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मिश्रित लवण बनता है, यानी कि आपको बताना है। इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान देंगे कि जो आपका मिक्स्ड सॉल्ट होता है, मिक्स्ड मतलब मिश्रित होता है, तो आपका जो मिक्स्ड सॉल्ट होता है वह किससे बनता है। तो आपको बता दें, देखिए ऑप्शन क्या पहले देख लीजिए, उसको हम एलिमिनेट करके देखते हैं। निगेटिव अप्रोचिंग से चलते हैं, जब आपको पॉजिटिव वाला नहीं पता हो तो एक अप्रोच होता है निगेटिव अप्रोच, उससे चलते हैं। इससे आपके क्वेश्चन सही होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। देखिए ए तथा बी दोनों, तो अगर देखिए पहला ऑप्शन ए क्या है, एक अम्ल एवं दो क्षारकों की क्रिया से, यानी कि एक एसिड होगा दो बेस होगा, इनका जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तब क्या मिक्स्ड सॉल्ट बनेगा, क्या बनेगा, बिल्कुल बनेगा। जब हम लोग एक अम्ल और दो बेस का अभिक्रिया कराते हैं, एक एसिड और दो बेस की अभिक्रिया कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो हमको मिश्रित लवण मिलता है, यानी कि मिक्स्ड सॉल्ट मिलता है। यह बिल्कुल ही राइट ऑप्शन है, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जब हम लोग एक एसिड दो बेस का रिएक्शन कराते हैं तो हमको मिक्स्ड सॉल्ट मिलता है, ठीक है, पहला ऑप्शन ही सही हो गया। अगला है, क्या एक एसिड और एक बेस एक अम्ल एक क्षार की क्रिया द्वारा बनाते हैं, नहीं, बिल्कुल गलत, तो दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तीसरा ऑप्शन है, ए तथा बी दोनों, नहीं, बिल्कुल गलत। उपयुक्त में से कोई नहीं, नहीं नहीं ये तो है ना, तो ये भी गलत, ठीक है, एक तो है इसमें से, तो आपका ऑप्शन है सेवंथ का ए, ठीक है। मिश्रित लवण है, मिक्स्ड सॉल्ट जो है वहाँ पे एक एसिड और दो बेस से बनता है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, आपको बार बार बोलना पड़ता है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। देखेंगे 500 लोग, लाइक करेंगे सिर्फ 100 लोग, ठीक है, तो ऐसा मत किया कीजिए, आप लोग लाइक कर देंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आपकी वीडियो और जल्दी आएगी, ठीक है। जो ज़्यादा लाइक करते हैं इसका मतलब होता है कि वह पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं, और उनके लिए तो मैं वीडियो बहुत सारा बनाऊँगा, ठीक है। जो भी इंटरेस्टेड होंगे उनके लिए तो मैं एकदम मतलब सब कुछ छोड़ के वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग लाइक वाइक करते रहिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अगला है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी संकल्पना के अनुसार एक क्षार वह पदार्थ है जो क्रिया कराता है। इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान देंगे, जो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी जो कॉन्सेप्ट होता है उनके अनुसार बेस क्या होता है, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने ब्रॉन्स्टेड-लॉरी पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों ने ब्रॉन्स्टेड-लॉरी नहीं पढ़ा होगा। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट होता क्या है, ठीक है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं इसका आंसर, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ब्रॉन्स्टेड-लॉरी क्या होता है, आप ही इसका आंसर बता देंगे क्या होता है अभी, ठीक है। देखिए ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड बेस, एसिड वह होते हैं जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। देखिए मैं एरो इस तरफ से बना रहा हूँ, यानी कि एसिड जो प्रोटॉन को डोनेट कर दिए वह क्या हुए, आपके एसिड हुए। बेस वह होते हैं जो आपके प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं,
वो आपके क्या होते हैं, बेस होते हैं। आरएनएफ का अलग था। आरएनएफ का था कि जब हम लोग एक कप सॉल्यूशन में, जब हम लोग जली विलयन में किसी भी सॉल्यूशन को घोलेंगे तो अगर H+ देगा तब बेस एसिड होगा, और जब OH- देगा तब बेस होगा। यह नहीं, यह हमको देखना ही नहीं है, ब्रोंस्टेड-लॉरी वाला कॉन्सेप्ट देखना है। ये दूसरे वैज्ञानिक है, इन्होंने दूसरा कुछ कॉन्सेप्ट दिया था। क्या कॉन्सेप्ट दिया था? ब्रोंस्टेड-लॉरी के अनुसार एसिड वो होते हैं जो आपके H+ देते हैं, सॉरी H+ डोनेट करते हैं। देखिए एरो इधर है ना, H+ डोनेट करते हैं। बेस वह होते हैं जो H+ को एक्सेप्ट करते हैं। तो अब बताइए ब्रोंस्टेड-लॉरी संकल्पना के अनुसार बेस क्या होते हैं? पूछा है बेस, क्षार पूछा है। अम्ल वह होते हैं जो H+ को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, और क्षार वह होते हैं जो H+ को एक्सेप्ट करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि क्षार क्या होते हैं, यहाँ पे देख के बताइए क्षार क्या होते हैं। क्षार क्या होते हैं? जो क्या करते हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। प्रोटॉन को क्या करते हैं, ग्राही मतलब एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अगर आपको क्लियर है तो आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। बहुत ही ईजी वे में आपको समझाया हूँ। ब्रोंस्टेड-लॉरी वाला भी याद हो गया। अगर और कोई भी क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लीजिए इसमें पूछा है क्षार क्या है, अगले क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अम्ल क्या है। तो जहाँ भी आप लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, वह क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि प्रोटॉन दाता जो होगा वह एसिड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखेंगे। अगला है Na3PO4 लवण है, यानी कि आपको बताना है कि Na3PO4 साल्ट कैसा साल्ट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामान्य साल्ट, यानी कि क्या हो जाएगा, सिंपल सॉल्ट, ठीक है। आपका Na3PO3 क्या है, सिंपल सॉल्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह कार्य करता है? अब बताइए कि अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह कार्य कौन सा करता है। अभी आपने देखा कि H2O जो था वह अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार कर रहा था, इसलिए इसको एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है, इसलिए इसको एम्फोटेरिक बोलते हैं H2O को। लेकिन इनमें से बताइए कि अम्ल और क्षार दोनों की तरह कौन व्यवहार करता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, HSO4 पे 1-। अब कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। अम्ल और क्षार क्या होते हैं? अम्ल वह होता है जो प्रोटॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। अभी भी आपको ऊपर बताया हूँ, प्रोटॉन को डोनेट करता है। बेस वो होता है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो HSO4 आपका है, HSO4 पे 1-। यह आपका अम्ल एवं क्षार दोनों की तरह क्यों व्यवहार करेगा, देखिए कैसे व्यवहार करेगा। देखिए पहले एलिमिनेट करते हैं सबको। SO4 पर 2- है, इस पर माइनस है ना, माइनस है, ठीक है। इस पर ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यह डोनेट करेगा नहीं, ठीक है, यह डोनेट करेगा नहीं। इस पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन। देखिए एसिड क्या होते हैं, जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, और बेस क्या होते हैं, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो यह प्रोटॉन को डोनेट नहीं करेगा, ठीक है, प्रोटॉन को डोनेट नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए HSO4 क्यों करेगा, तो देखिए HSO4 पे 1- है। देखिए अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार कैसे करेगा। अगर आपको कहीं पूछेगा कि इसका कॉन्जुगेट एसिड बताओ या फिर इसका कॉन्जुगेट बेस बताओ, तो आप लोग क्या करेंगे, कॉन्जुगेट एसिड अगर पूछेगा तो H+ को एक्सेप्ट करा देंगे, और कॉन्जुगेट बेस पूछेगा तो H+ को डोनेट करा देंगे। तुरंत इसका कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस मिल जाएगा। कैसे, मान लीजिए पूछा क्वेश्चन में HSO4 का कॉन्जुगेट एसिड बताओ, तो इसमें से H+ निकालेंगे तो क्या बनेगा, FO4 पे 2- बन जाएगा, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट क्या बन गया, यह क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस बन गया। कॉन्जुगेट एसिड पूछेगा तो क्या करेंगे, H+ को एक्सेप्ट करा देंगे, तो क्या बनेगा, H+ को इसमें एक्सेप्ट कराएंगे तो H2SO4 बन जाएगा ना। HSO4 में H+ को एक्सेप्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ये क्या आएगा तो H2 हो जाएगा, और SO4 पर माइनस हट जाएगा ना, एक H को ला दिए हैं तो। देखिए तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, SO4 पर 2-, क्योंकि एक इसमें से डोनेट कराया है तो एक और माइनस आ जाएगा। देखिए एसिड और बेस दोनों की तरह व्यवहार कर रहा है, इसका कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस दोनों मिल रहा है, तो इसीलिए यह अम्ल एवं क्षार दोनों की तरह व्यवहार कर रहा है, कार्य कर रहा है, ठीक है। व्यवहार नहीं, कार्य करता है, ठीक है। अम्ल एवं क्षार दोनों की तरह कार्य करता है। व्यवहार और कार्य दोनों अलग अलग हैं। व्यवहार आपका सिर्फ H2O करता है, जो कि एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है। यह आपका अम्ल एवं क्षार दोनों की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो आपको कहीं भी पता लगाना होगा कि अम्ल एवं क्षार दोनों की तरह व्यवहार कौन करता है, तो आप लोग उसका देखेंगे कि क्या उसका कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस मिल रहा है। तो कॉन्जुगेट एसिड निकालने के लिए क्या करेंगे, H+ को एक्सेप्ट करा देंगे, और कॉन्जुगेट बेस निकालने के लिए क्या करेंगे, H+ को डोनेट करा देंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें से H+ को एक्सेप्ट कराइए तो क्या बन जाएगा,
H+ एक्सेप्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा कॉन्जुगेट एसिड। और इसको इसमें से H+ को डोनेट कराएंगे तो क्या बनेगा, SO4 पे 2- बनेगा ना, H निकल जाएगा। तो देखिए कॉन्जुगेट इसका बेस और कॉन्जुगेट एसिड दोनों मिल गया। ठीक है, संयुग्मी अम्ल संयुग्मी क्षार, मैं कब से हिंदी नहीं बोल रहा था, तो संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार मिल जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यह अम्ल एवं क्षार दोनों की तरह कार्य कर रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, HSO4 पे 1- आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रोंस्टेड अम्ल तथा क्षार दोनों के रूप में व्यवहार करता है। अब आप बताइए, ब्रोंस्टेड वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको ऊपर ही समझा दिया कि ब्रोंस्टेड के अनुसार किस तरीके से कौन एसिड होता है कौन बेस होता है। तो आप इसमें से बताइए कि अम्ल एवं क्षार दोनों की तरह व्यवहार कौन कर रहा है। बहुत ही ईजी, अगर आपने अभी तक वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप लोग बिना कुछ सोचे ही आंसर मार देंगे। क्या, HSO4 पे 1-, क्यों, क्योंकि यह H+ को एक्सेप्ट भी कर सकता है, H+ को डोनेट भी कर सकता है, इसका कॉन्जुगेट एसिड भी है, कॉन्जुगेट बेस भी है। क्लियर है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, अम्ल तथा क्षार दोनों हो जाएगा, अम्ल तथा क्षार दोनों हो जाएगा। क्लियर है, अभी आपने ऊपर भी देखा कैसे अम्ल क्षार दोनों होगा। ठीक है, अगला है AgNH3 का ट्वाइस Cl क्या है आपका, ये आपका क्या है, सिंपल सॉल्ट है, मिश्रित सॉल्ट है। ठीक है, मिक्स्ड सॉल्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसमें से आपका क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर आपका, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, यह शंकर लवण होता है। ठीक है, अब शंकर लवण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, शंकर लवण को कॉम्प्लेक्स साल्ट बोलते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स साल्ट है। ठीक है, साल्ट AgNH3 का होल ट्वाइस Cl जो है आपका कॉम्प्लेक्स साल्ट है। ठीक है, सिंपल सॉल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, मिक्स्ड सॉल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। ठीक है, यानी कि शंकर लवण है। ठीक है, अगला देखते हैं, मोर लवण है। अब आप लोग इसका कई लोग मजाक उड़ाएंगे, सर मोर लवण क्या होता है, तो होता है मोहर लवण को ही मोर लवण कई लोग कहते हैं, कई बुक में मोर लवण ही छपता है। यानी कि आपको बताना है कि मोहर सॉल्ट क्या है, मोहर सॉल्ट क्या है, मोहर सॉल्ट क्या है। ठीक है, यहाँ पे मोर लिख दिया है तो मोर भी सही है, कई बुक में मोर लिखते हैं। अब इसमें हंसने वाली बात कौन सी है, मतलब हंस सकते हैं, हंसने पर रोक नहीं है। मोर लवण क्या है। ठीक है, अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो कमेंट में बताइए, कमेंट कीजिए मोर। ठीक है, अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है, अगर आपने अभी तक वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो कमेंट में सब लोग कमेंट में मोर टाइप कीजिए। देखते हैं कितने लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं और कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, इससे पता चल जाएगा कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं वीडियो में और कौन कौन पढ़ाई कर रहे हैं। तो मोर लवण क्या है, यानी कि मोहर सॉल्ट क्या है, मोहर लवण क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्विक सॉल्ट। द्विक सॉल्ट को क्या होते हैं, डबल सॉल्ट होते हैं। ठीक है, डबल सॉल्ट मतलब देखिए, द्विक लवण होता क्या है, वे लवण जो दो सामान्य लवणों के विलयन के वाष्पन के फलस्वरूप बनते हैं, वह द्विक लवण कहलाते हैं, यानी कि डबल सॉल्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका द्विक लवण यानी कि डबल सॉल्ट। ठीक है, मोहर लवण क्या होता है, डबल सॉल्ट रहता है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद सीधा याद रखिएगा, मोहर लवण डबल सॉल्ट, मोहर लवण डबल सॉल्ट। ठीक है, अगला फिटकरी का सूत्र क्या है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपका। फिटकरी यानी कि एलम का फार्मूला क्या है, तो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्राइस × 24H2O। बहुत ईजी था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।